हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। क्लास 12th में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो क्लास 12th की हमारी फिजिक्स चार्ज पे बेस्ड होती है और क्लास 11th की फिजिक्स हमारी मास पे बेस्ड होगी। आप सब लोग क्लास 11th पढ़ चुके होंगे तो आप सभी लोग ध्यान से देखे होंगे तो आपका जो भी चैप्टर रहा होगा सारे मास से डील कर रहे थे, मतलब हर जगह मास 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 मास। ऑब्जेक्ट के मास की बात जहां की जाती है वो आपकी क्लास 11th की फिजिक्स होती है और 12th की फिजिक्स स्टार्ट करते ही हम ऑब्जेक्ट के चार्ज की बात करने लगते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, क्लास 12th के स्टार्टिंग के दो चैप्टर जो आपके आएंगे उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जनरली मैं कहूंगा आपके चैप्टर में नाम दिए रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ लीजिए, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर बना हुआ है ये किस नाम से बना हुआ है? दो नाम से बने हुए हैं। एक आपका कहलाता है इलेक्ट्रो, दूसरा कहलाता है आपका स्टैटिक। एक क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या कहलाएगा? स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक तो जनरल सी मीनिंग है, आप सबको पता होगी। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ होना। क्या होना? रुका हुआ होना या फिर रेस्ट में होना, या नॉट इन मोशन कह सकते हैं। रेस्ट ही क्या है? नॉट इन मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किन चीजों से बना हुआ है? इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब क्या हुआ होता है? रुका हुआ होना या रेस्ट पे होना। आप यहां ध्यान से देखिए, दो चीजें आई। रेस्ट का मतलब तो हमको पता चल गया कि हम चार्ज को पढ़ेंगे या चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कहां होगा? रेस्ट में होगा। कहां होगा? रेस्ट में होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक की डेफिनेशन अगर कहना हुआ तो हम लोग सिंपल सा कहते हैं, it is a branch of physics in which we study the electric field potential of charge which is not in motion। which is not in motion मतलब हम किसी ऐसे चार्ज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो मोशन में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए इतना ठीक है, लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है इसको पढ़ेंगे तो चार्ज आया कैसे? हम कहते हैं कि अगर मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने कपड़े में यूं रगड़ दिया तो इसमें क्या आ गया? चार्ज आ गया। अब इसमें अगर मुझे छोटे 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 टुकड़े चिपकाने हुए या फिर मैं इसको जमीन पे ऐसे ऐसे दिखाऊं तो धूल के कण या छोटे छोटे टुकड़े इसमें क्या होंगे? चिपक जाएंगे। वो इसलिए चिपक रहे हैं क्योंकि इसमें क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये चार्ज क्या है? चार्ज सिंपल सी बात है, ये मार्कर आपका किससे बना हुआ है? मैटर से या एटम से मिलके बना हुआ है। आप सब लोग सेटिस्फाई हैं? क्लास 9 में पढ़े होते हैं आप। ये क्या है? मैटर है। तो मैटर है तो मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री में पहले ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, या मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें हम कहते हैं जो एटम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर कोई भी आपका मैटर होगा उनमें तीन चीजें कंफर्म होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज ध्यान से देखना, मैं चार्ज की डेफिनेशन लिखूंगा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिंपल सा इसमें कह दिया गया, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब जो आपका ये एटम थे, इसमें ये आपका क्या है? मैटर है। इसमें क्या है? एटम। एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, हर एटम के अंदर तीन चीजें जरूरी होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। तो इन्हीं की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। तो चार्ज की डेफिनेशन हो जाती है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसको अगर डिनोट करेंगे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको डिनोट करते हैं क्यों से। तो चार्ज को आप डिनोट किससे करेंगे? डिनोट हम करते हैं क्यों से, चाहे आप कैपिटल क्यों दिखा लीजिए या स्मॉल क्यों। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जैसे हमने कहा कि भैया ये देखो, अगर हमको चीनी लाना है, 1 किलो चीनी लाना, तो हम क्या कहेंगे? 1 किलो। पानी लाना है कहेंगे 1 लीटर। तो ये जो लीटर या केजी आ रहा है, ये सब इसकी क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ चार्ज की यूनिट क्या होगी? अगर हमको चार्ज को बताना होगा तो हम क्या बताएंगे कि भैया 1 किलो चार्ज लाना है या 1 लीटर चार्ज लाना है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? चार्ज को हम या इसकी यूनिट कहते हैं
यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी कूलम। क्या हो जाएगी? कूलम। डिनोट किससे करेंगे? सी से। कूलम को किससे दिखाते हैं आप? सी से दिखाएंगे। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी आपकी इसकी? कूलम। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ नहीं दिक्कत। चलिए ठीक है, आपने यहाँ चार्ज के बारे में जान लिया, हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज कैसा है आपका? क्या चार्ज चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप चैप्टर के नाम से ही जान जाएंगे चार्ज कैसा है। स्टैटिक। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज हमारा कैसा है, रुका हुआ है। चलो यहाँ देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि ये जो चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, या इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम जान जाएंगे किसी चीज को हम कैसे कह सकते हैं कि ये चार्ज है। जैसे आप लोग जनरल से जानते हैं ना कि अगर मैं कह दूं लड़का या लड़की, बॉयज या गर्ल, तो इसमें आप डिफरेंस तो जानते हैं। अगर आपको पहचानना हुआ कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, कैसे पहचानते हैं? उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन्हीं ऐसी ही प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं? चार्ज की होती हैं कि किस चीज को हम चार्ज कहेंगे, किस चीज को चार्ज नहीं कहेंगे। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से जरा पहले ये सोच लीजिए कि चार्जेस होते कितने प्रकार के होंगे। ये क्वेश्चन आपका आया, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं? जनरली लगभग सब लोग जानते हैं चार्ज को हम 2 प्रकार के ही देखते हैं। एक चार्ज आपका होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका नाम दिया। एक को पॉजिटिव कहा, दूसरे को निगेटिव। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हो जाते हैं? 2 टाइप के हो जाते हैं। एक का आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंड अदर वन इज निगेटिव। चार्ज कितने प्रकार के? चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। और एक चीज देखिए, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, कंप्लीट नोट्स आप बना के रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट भी किए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और बोर्ड के भी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करवाएंगे। PYQs भी सॉल्व करवाएंगे। इसलिए आप, ये जरूरी है कि आप नोट्स मेंटेन रखें। जो प्रॉपर्टीज आप चार्जेस होती हैं, इनमें मेनली आपकी 3 प्रॉपर्टीज मेन है। मतलब जब भी कभी बोर्ड में आ जाए, आपको कहीं लिखना हो या किसी को बताना हो, तो 3 प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं? मेन होती हैं। उनमें से आप पहली लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? कंजर्वेशन। क्या होती है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारी चीजें सुने हैं आप। कंजर्वेशन का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको संरक्षण या सुरक्षित रखना। इसके कहने का मतलब ये हो गया, चार्जेस जो होते हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन का मतलब चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। आप लिखेंगे चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं। मतलब जितने प्लस चार्ज हैं, जितने माइनस चार्ज हैं, ये कभी क्या होंगे? कभी ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। या फिर सिंपल से कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सिंपल सी बात, ना ही हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, ना इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज का इंडक्शन होता है। चार्ज कई प्रकार से जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा घिस दिया हमने, तो ये क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण एक हमने क्या कर दिया? चार्ज जनरेट कर लिया। एक होता है आपका प्रोसेस इंडक्शन होता है, इंडक्शन से आप चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। लेकिन चार्ज जनरेट का मतलब क्या हुए? चार्जेस का ट्रांसफर होता है। जैसे ये मार्कर हो गया, अभी मैं कह दूं क्या ये मार्कर चार्ज है, तो आप कहेंगे नहीं ये नॉर्मल सा मार्कर है, मार्कर है। ठीक है, इसको मैंने कपड़े में घिस दिया, तो घिसने में केवल क्या हुआ? देखो, जब ये एटम था तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? प्रोटॉन थे। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या थे? प्रोटॉन थे। जब मैंने इसको घिस दिया तो घिसने में केवल क्या हुआ? इसमें चार्जेस का ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ? चार्जेस का ट्रांसफर हो गया। तो इसमें जनरली क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज हो जाना। इसी के अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दिखाया जाता है। समझ में आया? तो चार्ज का पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपको क्या लिखना है? चार्जेस विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है एडिटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे? एडिटिविटी।
एडिटिविटी नाम से ही पता चल गया होता है। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम करना। तो एडिटिविटी जनरली आपका बताता है कि जो भी चार्जेस ऐड किए जाएंगे, मान लो चार्जेस कहने का मतलब मैंने कहा चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है। तो यहां आप आगे इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, चार्जेस ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली। चार्ज हमेशा कैसे ऐड किए जाएंगे या जोड़े जाएंगे, अलजेब्रिकली ऐड किए जाएंगे। अलजेब्रिकली नॉर्मल अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, सिंपल सा देखो एग्जांपल देख लो। मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास एक चार्ज क्या है, Q1 है, जिसको मैं कह दे रहा हूं कितना है, +5 कूलम है। क्यों से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, आपका प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कूलम इसकी क्या होती है, यूनिट। तो Q1 की वैल्यू क्या है, +5 कूलम है। और आपके पास एक दूसरा चार्ज है Q2, जिसकी वैल्यू क्या है, -6 कूलम है। कितनी है, -6 कूलम है। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया आपके पास टोटल चार्ज कितने हैं, आप सिंपल से बताएंगे, एक देखेंगे मेरे पास Q1 है, दूसरा देखेंगे मेरे पास क्या है, Q2 है। तो आप Q1 और Q2 को दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जरा आप Q1 और Q2 को ऐड करके देखिए, तो आपको यहां क्या मिलता है, Q1 + Q2। तो यहां आपका क्या है, +5 कूलम प्लस -6 कूलम। दोनों को ऐड करेंगे तो जनरल सी, जैसे आप प्लस माइनस का एडिशन करते चले आए हैं, उसी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। उसी को हम क्या करते हैं, अलजेब्रा। यहां ध्यान से देखिए, आपका क्या हो जाएगा, -1 कूलम आपका क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -1 कूलम। Q1 + Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 कूलम। इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखो हमने चार्जेस की दो प्रॉपर्टी पढ़ा, एक कंजर्वेशन, दूसरी एडिटिविटी। कंजर्वेशन क्या कहा, चार्ज हमेशा क्या होंगे, कंजर्व होंगे। और एडिटिविटी प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा, एडिटिविटी में कहा चार्ज ऑलवेज एडेड अलजेब्रिकली। चार्ज अलजेब्रिकली क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। यहाँ आपका चार्ज Q1 इतना था, Q2 इतना था, दोनों को आपने ऐड कर दिया। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जैसे आप ऐड करते हैं, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक दूसरा तरीका, दूसरा देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी थी, -3 कूलम थी, और आपके पास Q2 की वैल्यू कितनी थी, -6 कूलम थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं Q1 + Q2 की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता पाएंगे, बताइए बताइए, आया आपको। अलजेब्रिकली मैंने कहा जैसा है वैसे ऐड कर देना, -3 कूलम प्लस -6 कूलम, आपका टोटल कितना आ जाएगा, -9 कूलम। टोटल चार्जेस आपके कितने आ जाएंगे, -9 कूलम आ गया। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। इंपॉर्टेंट तो ये भी हैं, सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको देखिए, ये तो नॉर्मल सी चार्ज आपके क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। एडिटिविटी उसमें जोड़ने के लिए बता दिया गया, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसको आपको याद रखना है। उसको आप क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन। क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है, इसमें कहा गया कि भैया टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। कहने का मतलब क्या हो गया भैया, अगर कहीं आपके पास मान लो क्या, मान लो मेरे पास ये हथेली है मेरी, यहाँ पे कुछ चार्ज क्या है, प्रेजेंट हैं। कुछ चार्ज जब प्रेजेंट हैं, कितने चार्ज हैं, तो इसमें कहा गया कि भैया चाहे जितने चार्ज हों, ये चार्ज हमेशा मल्टीपल होंगे। मल्टीपल होने का मतलब क्या होंगे, मल्टीपल होना समझ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में मल्टीपल होना मतलब जैसे आप क्या कहते हैं, टेबल पढ़ते हैं, टेबल 2 4 6 8, तो अगर हम चाहे 6 ले लें, चाहे 8 ले लें, चाहे 10 ले लें, तो ये सब किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। मतलब दो 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 ही ऐड होके क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, 8 बन रहा है और 10 बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो मैंने कहा चार्ज मैंने हथेली में क्या किया था, लिया था। तो इसमें कहा गया यहाँ चाहे जितना चार्ज हो, हमसे मतलब नहीं है, जो हमारे नेचर का स्मॉलेस्ट चार्ज है उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज इन द नेचर, जो उसकी वैल्यू है उसका आप क्या करेंगे, टेबल इंक्रीज करते जाएंगे या पहाड़ा पढ़ते जाएंगे उस नंबर का, तो आपको ये वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, मिल जाएगी, चाहे ये वैल्यू छोटी हो, आइदर ये वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, इसको लिखिए। क्वांटाइजेशन में मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया, टोटल चार्ज प्रेजेंट, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सबस्टेंस
इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन नेचर। सिंपल सी बात। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया जो स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर का होगा उसी का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना या लाख गुना, कितने भी गुना हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे ये सबसे छोटा चार्ज कहाँ से ढूंढेंगे, आपने कह दिया स्मॉलेस्ट चार्ज नेचर, हमारी नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है। तो आप देखेंगे तो एटम के अंदर आपने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमानेंट एग्जिस्टिंग चार्ज हैं। और भी चार्जेस होते हैं जैसे मेजॉन, बोसॉन, ये भी होते हैं, लेकिन ये परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करते। आप किसी भी एटम को निकाल लेंगे तो ये 3 तो परमानेंट होंगे, कुछ कुछ जगह क्या होते हैं 1-2 नए भी आ जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट ये जरूरी नहीं होता वो हर एटम में होंगे। ये तो क्या होते हैं, ये परमानेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो परमानेंट वाले को ही हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। और आप अपनी अर्थ का सबसे हल्का या सबसे छोटा आप देखेंगे तो वो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। तो ध्यान से देखिए, आपने क्वांटाइजेशन बताया, तो क्वांटाइजेशन आपकी क्या प्रॉपर्टी है, यही तो क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। मान लो हमने कोई सब्सटेंस लिया था, अपनी हथेली ली थी, इसमें कितना चार्ज था, मान लेते हैं क्यू चार्ज था, कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, किसका, स्मॉलेस्ट चार्ज का। तो स्मॉलेस्ट चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका गुना होगा, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हमको ये तो पता नहीं है। तो यहाँ हम 1, 2, 3, 4 की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं। हम मानते हैं कितने गुना है, n गुना है। n क्या हो गया आपका, वेरिएबल टर्म, जितने गुना होगा, या तो 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो n की वैल्यू आप क्या लिख लेंगे, आप जब भी देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एनी। क्वांटाइजेशन समझ में आया सभी को, क्वांटाइजेशन सभी को समझ में आया। चलो ठीक है, यहां देखो एक बार फिर से देख लो, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट इन द नेचर। क्यों इज इक्वल टू क्या आता है, एनी आता है। इसको हम प्लस माइनस एनी लिख सकते हैं। क्यों प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप यहाँ अगर प्लस माइनस लिख लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़िए। यहाँ आगे हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। मान लीजिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, सब लोग नोट कीजिए और आप लोग मुझे बताइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सब लोग लिखिए ध्यान से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखिएगा, मैंने कहा टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलम है। मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, n को पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्या आपको पता है, नहीं पता, अरे भैया पढ़ाया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अब देख लीजिए, आपने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू पूछ रहा है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई E आ जाएगा। Q की वैल्यू आप यहाँ क्या रखेंगे, 1 कूलम। Q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम डिवाइडेड बाई आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपका क्या आ जाएगा, आंसर लिखेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻+18। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए पता है कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। देख लो कितने ढेर सारे हैं, पकड़ पाओगे इसको, नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, जरूरत होगी। अब देखिए आगे, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गया।
प्रॉपर्टीज आप चार्जेस के बाद थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टीज तो लिखनी है। देखिए मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई, एक कंजर्वेशन, दूसरी एडिटिविटी, तीसरी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में आपको एक फॉर्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी। चलिए ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछेगा कोई, तो आपको ये 3 फिक्स ही बतानी है। उसके अलावे भी इसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। अलावे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे इसमें कहा गया कि अगर आप सेम चार्जेस रखेंगे, सेम चार्जेस इट मींस लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हमने कहा 2 चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अगर निगेटिव निगेटिव ले लिए या पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए तो ये क्या कहलाएंगे, लाइक चार्जेस कहलाएंगे। तो लाइक चार्जेस सेम सेम क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक ले लिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आपका मैग्नेट में होता है, आप क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल लगाएंगे, क्या करेगा, रिपेल करेगा। लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम वैसे क्या होता है, आपका चार्ज से ही होता है। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ आपकी एक और प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, लेकिन इनको आपको लिखना नहीं है। जनरली अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पूछता है तो आप 3 ही प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे हेडिंग डालिए आप लोग, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ या इसी को हम कहते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस। हमने अभी अभी जस्ट बात की कि भैया अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मतलब कोई चीज अगर अट्रैक्ट या रिपेल हो रही है, उसके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है। तो उस फोर्स की वैल्यू हमको अगर निकालनी पड़ जाए कि कितना लग रहा है फोर्स, भैया आप ही बताओ कितना लग रहा है। तो कितना लग रहा है को हम क्या कहेंगे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। हमको क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसने बताया तरीका, कूलम्स ने। किसने बताया, कूलम्स ने। तो कूलम्स ने ही बताया, तो इसको हमने क्या कह दिया, कूलम्स लॉ। क्या कह दिया, कूलम्स लॉ। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इफ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस आर। इन्होंने क्या लिखिएगा इसको ध्यान से, इफ 2 charges are separated at a distance r, then force between the charges इन्होंने सिंपल, देखो इसको तो मैंने सिंपल से लिख दिया क्या, इफ 2 चार्जेस आर। इन्होंने सिंपल से कहा, ये देखो यहाँ कि एक चार्ज मान लो आपका क्या है, यहाँ Q1 है, एक चार्ज क्या है, Q1 है। दूसरा चार्ज यहाँ क्या है आपका, Q2 है। दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। और इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। इन्होंने कहा इफ 2 चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, 2 चार्ज आपके हो गए, एक Q1 दूसरा क्या हो गया, Q2। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R। तो कह रहा है कि अगर फोर्स आपको कभी निकालना हुआ तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges। पहला स्टेटमेंट इनका क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। केवल इतना ही नहीं था, एक स्टेटमेंट इनका और था साथ में, और इन्होंने कहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्होंने क्या कहा, पहली चीज ध्यान से देखना, इन्होंने कहा फोर्स जो भी होगा इनके चार्जेस के प्रोडक्ट से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनकी जो भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोग को पता ही होगा, क्लास 11th पढ़ चुके हैं।
ये चीजें जनरली क्लास 9 से ही हमको पता चल जाती है। मान लेते हैं कि फोर्स यहाँ क्या होगा, F होगा। मान लेते हैं यहाँ फोर्स क्या होगा, F होगा। तो यहाँ F फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। और दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F is directly proportional to the Q1 Q2 divided by R square। F is directly proportional to the Q1 Q2 divided by R square। इतना मिल गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या हो गया, इतना मिल गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ आपको मिला क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनको देखो कंबाइन करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, जब भी, या फिर जान लो, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी आप कभी हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, साथ में इक्वल साइन। तो इक्वल साइन के साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जब भी कभी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे। तो यहाँ से जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, कूलम्स लॉ। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, जो K आया, K क्या है आपका, कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है, मतलब ये क्या आ गया, कौन सा कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये साइन क्या कहलाएगा, नया सिंबल है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कहलाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम कहते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 9 × 10⁹। क्या होगी, 9 × 10⁹। तो यहाँ जो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये क्या है, इसको पहली बात ध्यान से लिख लेना, इसको हम कहेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बताएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री। अब ये कहोगे, ये नया टर्म क्या आ गया, व्हाट इज परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी कुल मिला के आपको ये बताता है कि भैया ये जो आपका चार्ज है रखा कहाँ गया है, वेयर योर चार्ज इज प्लेस्ड। मतलब ये दोनों चार्ज हैं कहाँ है, हवा में रखा है, आपने पानी में रखा है, या आप घर में उसको दूध में डुबा के रखे हैं, कहाँ रखे हैं। तो वो स्पेस या वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, परमिटिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमिटिविटी कांस्टेंट, जो भी एनवायरनमेंट में आप रखेंगे। तो जब भी ये कभी एयर में रखा जाएगा या फ्री स्पेस में, वैक्यूम में रखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की एक कंफर्म वैल्यू हो जाती। इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब या तो हवा में रख दो या वैक्यूम में रख दो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी एयर या वैक्यूम के लिए वैल्यू हो जाती है 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसको फाइनली, इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फोर्स को लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। अब देखिए जनरली क्या पूछता है, फोर्स तो पूछते पूछते आदमी थक गया, अब ये पूछते हैं राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मतलब फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्लास 11th में हमने क्या पढ़ लिया था, वेक्टर पढ़ लिया। ठीक है, अब यही वेक्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए हेडिंग डालिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कुल मिला के हमने देखो कूलम्स में क्या मिल गया था, कूलम फोर्स हमको मिल गया था, या फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या मिल गया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया था, फोर्स मिल गया था। बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमको इसकी डायरेक्शन भी क्या करनी है, बतानी है।
वेक्टर में ध्यान से देना, हमको क्या पता है, मान लो हमको लिखा हुआ है यहाँ ए वेक्टर, क्या लिखा हुआ है ए वेक्टर, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। वेक्टर फॉर्म में क्या चीजें होता है, वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान से देखो, इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं, ए कैप से दिखाते हैं। किसी को यहाँ कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत, सिंपल सी बात। या फिर आप मॉड ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, जनरली मॉड ऑफ ए वेक्टर को हम ए के इक्वल भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लास 11 तक हम लोगों ने पढ़ा होता है। हमको केवल इसमें क्या चिपकानी है, डायरेक्शन चिपकानी है। तो यहाँ देखो, डायरेक्शन हम किसको कह रहे हैं, जिसके ऊपर कैप हो, कैप 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 वाला क्या कहलाता है, डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, ऊपर चार्जेस क्यों हैं, ये तो कांस्टेंट है और आर क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ हमको डायरेक्शन जिससे भी दिखानी होगी आर के रेस्पेक्ट में दिखानी होगी। तो जहां आपने ए वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ आप सारा कुछ क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं एफ के ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर का साइन लगा दूंगा। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई मुझे किस चीज का करना है, आर कैप की अगर वैल्यू मैं निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप तो चाहे सीधे आर कैप का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ गया, क्या आ गया आपका, कूलम्स लॉ या कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, या फिर इसी को मैं और भी लिख सकता हूँ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर या फिर सिंपल आर, मॉड ऑफ आर या फिर सिंपल आर। आप इसको ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक और भी फॉर्मूला बन जाएगा, या वो उसी को हम उसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, आप इनमें से कोई सा भी लिख देंगे, आपका क्या है, एकदम से सही है। किसी को कोई यहां तक समस्या नहीं। चलिए, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ, या फिर हम क्या पढ़ चुके हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब इसके आगे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिए आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ये कहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। आप लोग ध्यान से सुने हुए कहेंगे कि यार हमने तो पढ़ा है, क्रिकेट फील्ड पढ़ा है, फुटबॉल फील्ड पढ़ा है, खो खो फील्ड पढ़ा है, ये सारी फील्ड तो पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई। ठीक उसी तरह जैसे वो फील्ड होती हैं, ये भी क्या है, एक ऐसी ही फील्ड है। ये इमेजिनरी है, ध्यान से सुनो कैसे। जैसे आप क्रिकेट फील्ड के अंदर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा वैसे ही ध्यान से देखिए, कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ का वह एरिया जहां वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर ले या तो रिपेल कर दे, या तो अट्रैक्ट करे या तो क्या कर दे, रिपेल कर दे, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। ध्यान से समझो ऐसे, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर तुम मेरे यहाँ तक आओगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, टच करके मार सकता हूँ यहाँ तक, केवल यहाँ तक। क्या मैं ऐसे हाथ फेंक कर मार दूंगा तुमको, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे आसपास का ऐसा रीजन जहां तक मैं खड़े खड़े ये सारी चीजें टच कर ले रहा हूं, इसके अंडर में अगर कोई आएगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, हिट कर सकता हूं। तो ये किसकी फील्ड है, ये मेरी फील्ड है। किसकी फील्ड है, मेरी फील्ड है। ये किसकी फील्ड है, मेरी फील्ड है। वैसे ही चार्ज भी कहता है कि मेरे चारों तरफ कुछ रीजन है, वहां तक अगर कोई चार्ज आया तो या तो मैं उसको धक्का दे दूंगा, रिपेल कर दूंगा, या तो अट्रैक्ट कर दूंगा। वो चीज क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, द रीजन around the charge where another charge experience a force
is called इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। सबको समझ में आया? डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ द चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ नहीं? दिक्कत भैया, चार्ज के चारों तरफ जहां वो रिपेल कर ले या अट्रैक्ट कर ले वो क्या कर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर पूछे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो यहां तक है, अब एक चीज पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हो गई? सिंपल सा देखो। अच्छा, अगर कोई मेरे रीजन में है, रीजन में है का मतलब देखो यहां जहां जिस तरफ कॉर्नर है, इंड आ रहा है, वहां एकदम कॉर्नर पे है, मतलब बस किसी तरह बाउंड्री पे है मेरे। अगर उसको मुझे मारना हुआ तो मैं ऐसे मारूंगा तो उसको बहुत कम लगेगा, थोड़ा सा टच ही करके जाएगा। क्या मैं उसको ज्यादा तेजी से हिट कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे रीजन से लगभग क्या है, निकलने वाला है, लास्ट में पड़ रहा है। अच्छा, कोई अगर यहाँ एकदम मेरे करीब है तो उसको मैं खूब ढंग से क्या करूंगा? पीट दूंगा, हिट कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही चार्ज के साथ होता है। चार्ज कहता है जितना तुम मेरे पास रहोगे उतना ज्यादा तेजी से मैं धक्का दे सकता हूं या क्या कर सकता हूं? अट्रैक्ट कर सकता हूं, खींच सकता हूं। ये किसके साथ हो रहा है? चार्ज के साथ हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? धक्का देने की या फोर्स लगाने की या पुल करने की, पुश करने की या पुल करने की। जब पास होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब दूर होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक उसी चीज को हम डिफाइन कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितना फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा, आप लोग भी लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज called electric field intensity, is called electric field intensity। क्या कहलाएगी आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको दिखाते किस चीज से हैं? इसको दिखाते हैं हम कैपिटल ई से। किससे दिखाएंगे? कैपिटल ई से। E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? F बाई क्यू। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई क्यू। क्यों? मतलब यूनिट चार्ज, एक यूनिट, एक कुलम चार्ज को कितना फोर्स लगा पा रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू। अब यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, तो इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। यहां आपका फोर्स भी क्या होगा? फोर्स भी वेक्टर होता है, तो हम इनके ऊपर एरो लगा सकते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। कोई दिक्कत? यहाँ आपका फॉर्मूला आ गया। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझ में आएगा आपको कि ये बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, और निगेटिव की भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी। ठीक, यहीं से आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? हमेशा आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से किस तरफ होंगी? बाहर की तरफ होंगी। दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? ये क्या है? आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो निगेटिव की होंगी वो क्या हो जाएंगी? इनवर्ड हो जाएंगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर निगेटिव चार्ज विल बी इनवर्ड, और वी कैन राइट इट टुवर्ड्स द सेंटर। क्या लिख सकते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर। या इसको मैं यहां लिखे दे रहा हूं इनवर्ड, और इसको मैं क्या लिखे दे रहा हूं? आउटवर्ड। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सारी चीजें आपको क्या करना है? नोट करना है।
चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हेडिंग डालेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो हमारे पास कोई चार्ज क्या है, कैपिटल क्यों है, कोई चार्ज क्या है, कैपिटल क्यों है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाओ तो आप बना लोगे, बना लोगे, ठीक है। बना लेने का मतलब क्या हुआ, इसके चारों तरफ एक डिस्टेंस खींच लोगे, एक रेडियस पे डिस्टेंस खींच लोगे जहां तक ये किसी चार्ज को पुश कर सके या पुल कर सके। तो इसी को आपको क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। ये कोई चार्ज क्यों है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई आपका क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, कोई क्यू नॉट चार्ज है। तो क्यू नॉट चार्ज जो आपका ये रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज को आप क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। एक चार्ज क्या है, क्यू नॉट, किसी को इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम टेस्ट करने के लिए जो चार्ज लाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। यहां ध्यान से देखना, ये कैपिटल क्यों है, ये क्या है, स्मॉल क्यू नॉट। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, या फिर वेक्टर साइन लगाएंगे तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, वेक्टर साइन। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इसको जरा आप ध्यान से सॉल्व कीजिए। हमको यहाँ भी क्या ही निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेकिन किसके द्वारा निकालनी है, इस चार्ज के द्वारा निकालनी है। ये हमारा एक क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। पहले हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा, फोर्स। तो इनके बीच का फोर्स क्या निकाल सकते हैं, अगर ये क्यू नॉट है और ये क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं कह दूं क्या है, R है, तो क्या आप निकाल लेंगे, हाँ आप कहेंगे कुलम्स लॉ, अभी अभी हमने पढ़ा, कुलम्स लॉ पढ़ा ना आपने, लिखिए लिख लिए। कुलम्स लॉ क्या होगा, यहाँ F की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये क्या कहां से आ गया, कुलम्स लॉ। कहां से, कुलम्स लॉ, फ्रॉम कुलम्स लॉ। सबको समझ में आ रहा है भाई, ये कहां से आया, समझ में आया या नहीं। देखो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने क्या मान के रखा है, R मान के रखा है। तो इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वही फोर्स एक यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा है उसी को निकालना है। तो यहाँ आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। बस ये सामने वाला चार्ज क्या है, Q नॉट है। पुट कर दीजिए वैल्यू। इसको आप क्या मान लेंगे, इसको आप कहेंगे ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे पुट करेंगे वैल्यू, फोर्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नीचे में क्या है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या होगा, जो आपने यहाँ टेस्ट चार्ज ले रखा है वही क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा। अपान में आप क्या कर देंगे, Q नॉट, क्या कर देंगे, Q नॉट। आप इसको जरा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Q नॉट, यहाँ से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, ये Q नॉट आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं देखो ये क्या होगा, एक्चुअली Q नॉट नहीं, Q नॉट बाई क्या है, 1 है। आप रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/Q नॉट जाएगा। क्या जाएगा, 1/Q नॉट। तो आपका Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है, हाँ नहीं दिक्कत होगी, आप सॉल्व कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल गए। एक आप सिंपल सा लिख देंगे E इज इक्वल टू एफ बाई Q, और उसी को आप जब डिराइव करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। चलिए ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। जैसे हम क्या कहते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में बताते हैं, ठीक है, स्पीड हुई तो मीटर पर सेकंड में बताते हैं। तो ऐसे ही आप जरा हमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, कोई बता पाएगा,
सिंपल सी बात देखो यहाँ ई क्या है, एफ बाई क्यू। ई की जो भी यूनिट होगी एफ बाई क्यू की क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि देखो इधर की वैल्यू क्या इक्वल है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, ये क्यों क्या है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे अगर SI यूनिट लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, SI यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होगी किसी को नहीं। चलिए अच्छा, इसके आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब देखो सिंपल सी बात, जरा एक थोड़ा सा विजुअलाइज करो। क्या विजुअलाइज करो कि हम लोगों ने क्लास 12th में पाया चार्ज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसको हम देख रहे हैं तो हमने देखा इनके बीच में फोर्स भी लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। अब ऐसे ही हमको ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे भाई, कोई नई चीज पाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हम देखें कि भैया इसमें एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज, इनको जब पास में रखते हैं तो चिपक जाते हैं। तो बस एक टास्क ये मिल गया कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, जैसे इसको 5 कूलम प्लस 5 कूलम का लिया, इसको हमने क्या ले लिया -5 कूलम का लिया। इनको इतने कम से कम डिस्टेंस में रखना है कि ये ना ही आपस में चिपके और ना ही इनकी डिस्टेंस मिनिमम से ज्यादा हो। मिनिमम से ज्यादा हो का मतलब इनकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एट लीस्ट होनी चाहिए, मतलब कम से कम ही क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन आप सभी लोग लिख लेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट charges are placed at very shortest distance. This arrangement is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल सा, मैंने क्या कहा, देखो इसमें क्या कह रहा है, टू इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल कहने का मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। अपोजिट कहने का मतलब साइन दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो सेम सी बात, सिंपल सी बात, देखो एक मान लो मैंने क्या लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, एक क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज, दूसरा क्या लिया मैंने, माइनस क्यू चार्ज ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया। इनको इतना पास में रखा कि भैया अगर उससे आप 0.00 mm भी आप आगे जाते हो तो ये आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। तो वही कहा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाया ये आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मैंने इनको इतने पर अरेंज करके देखा तो इनकी डिस्टेंस मुझे क्या मिली, मैं मान लेता हूं डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ की डिस्टेंस हम लेट करेंगे, कितनी मिली, 2L मिली। कितनी मिली, 2L मिली। अब कुछ लोग मानेंगे कि भैया ये 2L ही हम क्यों लें, जाहिर सी बात है, अच्छा क्वेश्चन भैया आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन करना अच्छी सी बात होती है। ये ध्यान से देखिए, इसको 2L हम इसलिए ले रहे हैं, हम इसको L भी ले सकते हैं, हम इसको X भी मान सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है, लेंथ है, तो हम लेंथ L मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कि आप 2L ही क्यों लिए, L ले सकते थे, ठीक है, मैं L ले सकता था। एक्चुअली जब आगे पढ़ेंगे हम तो इनको हमको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर मैं यहाँ L लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, L/2 में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। तो ये दूरदर्शिता रखते हुए तो हम क्या करते हैं, 2L ले लेते हैं कि आगे हमको अगर डिवाइड करना हुआ तो L और L में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको आगे समझ में आ जाएंगी। सिंपल सा बस यही अरेंजमेंट, ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इतना समझ के रखिए, कोई दो चार्ज हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 2L। क्या मानेंगे आप, 2L मानेंगे। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी अभी पढ़ा, अब आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस जहां आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा है उसी के आगे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे। यहां बस मैं आगे क्या लिखे दे रहा हूं, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपने अभी क्या बनाया था, एक माइनस क्यू चार्ज, एक
प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी आपकी 2l थी। ये सिस्टम या ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाया था, अरेंजमेंट का नाम क्या दिया था आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका कह रहा है इसका मोमेंट बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम is called electric dipole moment, is called electric dipole moment। इसने कहा देखो ये आपका क्या था, अरेंजमेंट था। अच्छा ये बताओ ये माइनस स्मॉल क्यों है, ये प्लस स्मॉल क्यों है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2l मान रखा है आपने। क्या इनका मैग्नीट्यूड चेंज है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनका क्या है साइन अपोजिट है। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आप दो में से कोई एक चार्ज ले लो, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जितनी दूरी है और कोई एक सा चार्ज ले लो, उससे मल्टीप्लाई करवा दो, क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा डिनोट किया जाएगा कैपिटल पी से। आप क्लास 11th में मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे, यहां क्या करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो आपको यहां आगे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल पी। और कैपिटल पी का फॉर्मूला यहां क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 2QL, प्लस माइनस 2QL। क्यों, आप कोई चार्ज ले लोगे, चाहे प्लस ले लो या ले लो, माइनस 2L इनके बीच की डिस्टेंस है, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया 2QL। एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या बता पाएंगे आप, एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट आप इसकी निकालेंगे तो एसआई यूनिट आपको मिलेगी। देखो 2 तो कांस्टेंट हो गया, P की एसआई यूनिट निकालना है, Q में क्या हो गया चार्ज है, चार्ज की क्या होती कूलम, L क्या है लेंथ है, तो आपकी क्या होगी एसआई यूनिट आपकी कहलाएगी कूलम मीटर। क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। चलिए अच्छा इससे एक क्वेश्चन कर लीजिए, अक्सर इससे क्वेश्चन आएगा और आप लोग कंफर्म गलत करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इफ अ डाइपोल हैविंग चार्ज प्लस माइनस 5 कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप अगर क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन से स्टार्ट करना है। आप गिवन लिखेंगे तो गिवन में आपको क्या मिल जाएगी, पहली चीज देखिए क्या कहा गया है, ये डाइपोल कहा गया है। तो डाइपोल आप सिंपल सा बना लीजिए, ये मान लीजिए आपका प्लस चार्ज है, ये क्या है माइनस चार्ज है, प्लस माइनस। अच्छा चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है +5 और -5, तो एक तरफ आप क्या लिख लेंगे प्लस, दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे माइनस लिख लेंगे, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहा गया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 20 मीटर। ये डिस्टेंस इनकी क्या दी गई है 20 मीटर। पूछा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। अच्छा कुछ लोग यहाँ दिमागदार होंगे, वो क्या करेंगे कि भैया सीधे से P इज इक्वल टू उनको पता होता है 2QL, और P इज इक्वल टू 2QL में क्या पुट करते हैं 2 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है 5 इंटू लेंथ कितनी दी गई है 20, और इसको कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा 200 कूलम मीटर, और कहेंगे ये क्या है सही है। लेकिन आपने यहाँ क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया, आप जरा डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था तो क्या मानी थी 2L मानी थी। तो आप ये बताइए, आप यहाँ केवल L की वैल्यू 20 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आपको क्या रखना है 2L की वैल्यू 20 रखना है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो P इज इक्वल टू, देखो यहाँ P इज इक्वल टू जब भी आपको निकालना हुआ तो आप यहाँ क्या रखेंगे, P इज इक्वल टू होता है 2QL। यहाँ आप 2L की वैल्यू अलग रखेंगे और Q की वैल्यू अलग रखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए 2L की वैल्यू क्या है, इनके बीच वाली डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, और चार्ज कितना है 5। आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 100 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 100 कूलम मीटर। कोई दिक्कत यहाँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद एवरीवन।